नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम में। दोस्तों, यह वीडियो 2018 का ऑफिशियल पेपर है और आयोग द्वारा जारी की गई आंसर की के अनुसार मैं इसके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर बताऊंगा। यह आपके आगामी एग्जाम जेई 2018 जो होने वाला है, टेक्निकल असिस्टेंट यूपी SSSC लेखपाल की जो परीक्षा होगी उसमें यह बहुत ही उपयोगी साबित होगी। यह जो पेपर आयोजित हुआ था, यह कुल 300 मार्क्स के 150 प्रश्न पूछे गए थे और इसके लिए कुल 120 मिनट जो है परीक्षा के लिए दिया गया था। बात करते हैं सब्जेक्ट में, तो सब्जेक्ट में इसमें हिंदी परिज्ञान एवं लेखक योग्यता जो है 50 प्रश्न पूछे गए थे। सामान्य बुद्धि परीक्षण के 50 प्रश्न, सामान्य जानकारी के कुल 50 प्रश्न पूछे गए। टोटल 150 क्वेश्चन पूछे गए थे और 300 मार्क्स का पेपर था आपका। आइए देखते हैं पहला प्रश्न लोग। निम्न में रीतकाल का कवि कौन है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी बिहारी। उसने कहा था कहानी के लेखक हैं, तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है उसने कहा था कहानी लिखी थी। उर्वशी किसका काव्य है? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह रामधारी सिंह दिनकर का काव्य है उर्वशी। अगला प्रश्न है, यहाँ पे एक पैसेज दिया है, पैसेज को आप लोग पढ़ेंगे। तो चौथे प्रश्न का जो उत्तर है वह प्रियजनों किसके रहित राज्य किस काम का है? तो प्रियजनों से। पांचवा जो प्रश्न है, जगत का अर्थ जानते हैं आप, यह संसार होता है, पांचवा भी हो जाएगा। निष्फल का आशय क्या होता है? अर्थात निष्फल का जो अर्थ होता है वह व्यर्थ होता है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करने का अर्थ क्या होता है? तो यह जो है जीवन को सुखमय बनाना, इसका अर्थ होता है। आठवां जो है दीर्घ स्वर आपको पहचानना है, तो इसमें जो ऑप्शन बी है, बड़ी ई कह सकते हैं इसे, तो ये बी वाला ऑप्शन यह सही है। अंतःस्थ कौन सा वर्ण है? तो इसमें जो है वह जो वर्ण है यह अंतःस्थ वर्ण है। अगला प्रश्न है 10वां, निम्न में अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? वो आपको पहचानना है। इसका जो ऑप्शन बी है, ग जो है यह एक अल्पप्राण व्यंजन है। निम्न में घोष वर्ण कौन सा है? वो आपको पहचानना है। ज जो वर्ण है यह एक घोष वर्ण है। ओष्ठ वर्ण कौन सा है? वो आपको पहचानना है इसमें भी। तो उ जो है डी ऑप्शन इसका सही है। योग ऋण शब्द कौन सा है? तो जलज जो है यह एक योग ऋण शब्द है। महोत्सव में कौन संधि है? उसका जो विच्छेद होगा वह आपको पहचानना है। तो महाजन उत्सव इसका संधि विच्छेद होगा। इसका जो सी ऑप्शन है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। बैलगाड़ी में समास पहचानना आपको है। तो बैलगाड़ी अर्थात इसमें तत्पुरुष समास होगा। आगमन में उपसर्ग पहचानना है, तो इसमें जो उपसर्ग होता है वह शब्द के पहले लगता है, तो इसमें जो है आ जो है उपसर्ग होगा आ। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। रसोईया में प्रत्यय पहचानना है, तो इसमें जो है आपका ईया प्रत्यय है, ऑप्शन बी इसका सही है। 4 शब्दों में इसमें आपको तत्सम शब्द पहचानना है, तो क्षेत्र जो शब्द है वह एक तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है? तो इसमें जो है तद्भव पहचानना है, तो जीव जो शब्द है यह एक तद्भव शब्द है। इसमें आपको देश शब्द पहचानना है, कटोरा, हल्दी, घोड़ा, गोबर में। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी कटोरा जो शब्द है यह एक देश शब्द है। अगला शब्द में यहाँ पे 4 शब्द दिया गया है, इसमें आपको विदेशी शब्द पहचानना है। तो टिकट जो शब्द है यह विदेशी शब्द है। यहाँ आपको संज्ञा शब्द पहचानना है, तो सभा जो शब्द है वह संज्ञा शब्द है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। नींद, रोग, सफाई, कौन में आपको सर्वनाम पहचानना है। तो कौन जो शब्द है यह एक सर्वनाम है।
इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। इसमें विशेषण आपको पहचानना है, तो उचित जो शब्द है यह एक विशेषण शब्द है। 24 का 20 का सही आंसर है। प्रेरणार्थक क्रिया पहचानना आपको इसमें, यहाँ पे गिराना जो शब्द है यह प्रेरणार्थक क्रिया है। उत्तर, ठीक, जापान और कृष्णा में आपको अव्यय पहचानना है, तो ठीक जो शब्द है यह एक अव्यय शब्द है। पक्षी का पर्यायवाची कौन होगा, तो विहग जो है पक्षी का पर्यायवाची होगा, इसका जो डी ऑप्शन सही है। जटिल का विलोम सरल होता है, इसका ए वाला ऑप्शन सही है। जो देने योग्य हो उसे देय कहा जाता है, इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। दिन दिन का युग्म का सही अर्थ क्या होगा, तो यह आपका दिन अर्थात दिवस और दिन मतलब गरीब होता है, इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्न में कौन सा शब्द अनेकार्थक है, तो इसमें अंबर जो शब्द है यह एक अनेकार्थक शब्द है, इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। अगला प्रश्न है, इसमें आपको शुद्ध वर्तनी पहचाननी है। शुद्ध वर्तनी पहचाननी है, तो परीक्षा जो शब्द है यह एक शुद्ध वर्तनी का शब्द है, अन्य शब्दों में त्रुटियां हैं। इसमें भी आपको इसमें जो है अशुद्ध शब्द पहचानना है, कौन सा शब्द जो है वह अशुद्ध है, तो यह प्रमाणिक जो शब्द है वह अशुद्ध है, इसका जो शुद्ध रूप होता है वह प्रामाणिक होता है, प्रामाणिक होता है। अगला प्रश्न है, इसमें परसर्ग पहचानना, अधिकरण कारक का परसर्ग पहचानना आपको है, तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए पर। यहाँ पे क्षमा, घटना, क्षेत्र और रीत में आपको पुल्लिंग शब्द पहचानना है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, क्षेत्र जो शब्द है यह एक पुल्लिंग शब्द है। इसमें आपको स्त्रीलिंग पहचानना है, दुख, गरिमा, लेख और स्पर्श का, तो गरिमा जो शब्द है यह एक स्त्रीलिंग शब्द है, इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है, इसमें जो है ऑप्शन ए, दर्शन जो शब्द होता है यह हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है। दर्शन, आंसू, हस्ताक्षर, ये सभी जो है हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्राण, ये सभी हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है। निम्न में भूतकाल का उदाहरण कौन सा है, तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, राम घर गया था, यह भूतकाल का उदाहरण है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। आपको भाववाचक इसमें पहचानना है, किस वाक्य में भाववाचक है, तो इसका जो सी वाला ऑप्शन है, मोहन से बैठा नहीं जाता, यह एक भाववाचक वाक्य है, भाववाच्य एक वाक्य है। इसमें आपको 4 वाक्य दिया गया है, इसमें आपको पहचानना है कौन सा वाक्य जो है मिश्र वाक्य उदाहरण है, तो इसका जो ऑप्शन डी है, जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए, यह एक मिश्र वाक्य उदाहरण है। मैं विद्यालय जाना है, वाक्य में अशुद्ध अंश कौन सा है वह पहचानना है। मैंने विद्यालय जाना है, तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, मैंने, यह जो शब्द है यह एक अशुद्ध शब्द है इस वाक्य के लिए। प्रश्न चिन्ह कौन सा है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ऑप्शन बी, यह प्रश्न चिन्ह का जो है वह प्रकार है। आए थे अगला प्रश्न लोग। आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, अचानक आफत आ पड़ना यह इसका अर्थ होगा। 43 का अगला प्रश्न है, स्वावलंबी होने का सही मुहावरा है, पैरों पर खड़ा होना जो है यह स्वावलंबी होने का सही अर्थ है मुहावरे का। बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आए तो अगला प्रश्न लो। लाभ ही लाभ अर्थ के लिए सही लोकोक्ति कौन सी है, 5 उंगलियां घी में जो इसकी सही लोकोक्ति होगी, इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आए तो अगला प्रश्न लो। मूल पाठ का व्याख्या के साथ अनुवाद कहलाता है, वह व्याख्यानुवाद कहलाता है। ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत है, तो यह आपके पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है, ब्रज हिंदी। अमेंडमेंट के लिए सटीक हिंदी अनुवाद है, तो इसका जो हिंदी में होगा वह संशोधन होता है। जैसे आप लोग जानते हैं कि अनुच्छेद में संशोधन होता है वह अमेंडमेंट होता है, जैसे संविधान में संशोधन होते हैं, ये शब्द होते हैं यह अमेंडमेंट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं संशोधन से। सूर सागर के रचयिता कौन है, तो इसके जानते हैं आप लोग,
सूरसागर रचयिता हैं वह सूरदास खुद स्वयं है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आगे 50 क्वेश्चन जो रीजनिंग के है, और यही रीजनिंग जो है आपके जो अभी जेई 2016 का पेपर हुआ है, सेम पैटर्न में रीजनिंग आई है। रीजनिंग में पढ़ने में लोगों को काफ़ी समय लगा है और उनको सॉल्व करने में काफ़ी समय लगा है, और वीडियो में भी रीजनिंग का ही सबसे बड़ा गेम था। यहाँ पे मैं प्रश्नों के जो उत्तर बताते चला जा रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन बाद में करा दिया जाएगा। 51 का ऑप्शन सी होगा, 52 का आपका बी होगा, 53 का जो उत्तर होगा वह आपका सी ऑप्शन होगा। आगे हम लोग देखते हैं 54 का उत्तर जो है वह डी होगा। इतने बड़े बड़े प्रश्न पूछे गए थे कि लोगों को पढ़ने में ही काफ़ी समय लग गया और उनके जो है समय कम पड़ गया, 2 घंटे का जो टाइम मिला था। इसी प्रकार से 55 का सी होगा, 56 का बी होगा, 2009 से 10। यह एक अनुक्रम वाली जो सीरीज के जो क्वेश्चन है यहाँ पूछा गया है, यह आपका बी होगा। 58 का बी होगा, 59 का बी होगा, 60 के बी होगा। तो लगातार कभी भी परीक्षा आप लोग दीजिएगा तो उसमें अगर लगातार कोई ऑप्शन सही हो रहा है तो आप लोग डरिएगा मत, क्योंकि परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न जो है रखे जाते हैं। लगातार बी सही होना शुरू होता है, ए भी शुरू हो सकता है, तो इसके लिए कभी डरिएगा मत। जो भी ऑप्शन सही हो रहे हैं तो आप लोग ऑप्शन करते चलिएगा। तो 61 का यहाँ पे सी होगा, 62 का बी होगा, 63 का ए होगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग, 64 का ए होगा, 65 का बी होगा। इसके जो पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप स्टडी फॉर एग्जाम में शेयर कर दूंगा, आप लोग वहाँ से लेकर इसको देख लीजिएगा। इसी प्रकार से 66 का सी होगा, 67 का ए होगा, 68 का सी होगा। इतने लंबे लंबे क्वेश्चन बनाया गया था, लोगों को पढ़ने में काफ़ी समय लग गया था, इसीलिए लोगों का सिलेक्शन भी नहीं हो पाया था। जिनकी तैयारी अच्छी रही होगी सिर्फ उन्हीं लोगों का नाम आया था, और बाद में जो सरकार ने जो है इसे पेपर भी कैंसिल कर दिया है, और जल्दी ही उम्मीद की जा रही है कि एग्ज़ाम भी इसका जल्दी ही होने वाला है। 69 का आपका डी होगा, ये कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन बनाए गए हैं। 70 का बी होगा, 71 का सी होगा। यहाँ पैसे दिया हुआ, इतने बड़े बड़े पैसे दिया गया है। 72 का आपका सी होगा, विनीता। 73 का जो आंसर होगा वह डी होगा, और 74 का जो आंसर होगा वह आपका सी होगा। यहाँ पे आपको सही जोड़ी मिलाना है। व्हेल जो एक स्तनपायी प्राणी है। 75 का जो क्वेश्चन है, यहाँ पे कथन और निष्कर्ष से क्वेश्चन बनाया गया है, इसका जो ऑप्शन ए वाला सही है। यहाँ पे ग्राफ चार्ट से भी क्वेश्चन बनाया गया है। 76 का डी होगा। 77 का जो आंसर होगा वह आपका सी होगा, 26,500 होगा। 78 का डी होगा, 1995 1996। इसी प्रकार से 79 का डी होगा। 80 का जो आंसर होगा वह आपका डी होगा। 81 का जो उत्तर होगा वह भी डी ही होगा। तो इस प्रकार आप लोग देख रहे होंगे कि एक ही ऑप्शन कई बार सही हो रहे हैं। 82 वाला जो प्रश्न का उत्तर होगा वह ऑप्शन ए होगा, केवल एक जो है अंतर्निहित है। इसी प्रकार 83 का जो उत्तर होगा वह डी होगा, ना तो निष्कर्ष 1 ना ही निष्कर्ष 2 पालन करता है। 84 का जो उत्तर होगा वह ऑप्शन सी होगा, इसमें दोनों जो है प्रभावशाली हैं, 2 और 3। इसी प्रकार से 85 का जो उत्तर होगा वह ऑप्शन सी, केवल तर्क 1 और 2 प्रभावशाली हैं। 86 का जो उत्तर होगा वह ऑप्शन ए होगा, उपरोक्त टाउन काउंसिल के अध्यक्ष को संदर्भित किया जाना चाहिए। इसी प्रकार से यहाँ पे
सी। प्रेसिडेंट का संदर्भ करें। अगला प्रश्न है 87। 87 के प्रश्न का जो उत्तर होगा वह ऑप्शन डी, यह जो है इसमें निहित है। अगला प्रश्न 88 है। 88 का जो उत्तर होगा वह ऑप्शन डी। 89 यहाँ पे पासा से प्रश्न बनाया गया है, तो इसका जो ऑप्शन ए होगा। 90 का जो उत्तर होगा वह ऑप्शन सी होगा 3। 91 का जो उत्तर होगा वह आपका ऑप्शन बी होगा 2। 92 का जो उत्तर होगा वह ऑप्शन सी होगा। इसी प्रकार से 93 का जो उत्तर होगा वह ऑप्शन सी होगा। आए थे अगला प्रश्न लोग, ये आपके सीरीज से क्वेश्चन बनाया गया है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ए सी, अगला दो बढ़ रहा है, तो इस प्रकार जो है इसका जो उत्तर होगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा। 95 का जो उत्तर होगा वह ऑप्शन सी होगा। 96 का उत्तर जो होगा वह डी होगा, MHAZB। 97 का जो आंसर होगा वह बी होगा, हरा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 98 का जो उत्तर होगा वह ऑप्शन डी होगा, और 99 जो आंसर होगा वह ऑप्शन बी होगा, और 100 प्रश्न का जो उत्तर होगा वह भी ऑप्शन बी होगा। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। आगे जो प्रश्न है वह जीएस के 50 प्रश्न पूछे गए थे, आइए हम लोग उसको देख लेते हैं। तेलंगाना पुलिस ने राज्य के पूरे पुलिस विभाग के व्यावसायिक संचार और सहयोग की ज़रूरतों को समर्थन करने के लिए डैश फोन एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो वह कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया था? तो वह COP कनेक्ट एप्लीकेशन लॉन्च किया था। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। अगला प्रश्न है हाल ही में निम्नलिखित में से किसको त्रिपुरा का राज्यफल घोषित किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, क्वीन अनानास को जो है त्रिपुरा का राज्यफल घोषित किया गया था। अगला प्रश्न नाबार्ड का। नाबार्ड का जो विस्तृत रूप होगा वह नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होगा। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आए थे अगला प्रश्न लोग, निम्नलिखित देशों में कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है? यह प्रश्न पूछा गया था, तो इसका जो ऑप्शन डी है भारत में जो है सर्वाधिक ट्रैक्टर बाजार है। 105वां जो प्रश्न है 27 से 29 सितंबर 2018 के दौरान अन्नपूर्णा वर्ल्ड ऑफ फूड इंडिया के 13वें संस्करण का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो यह मुंबई में किया गया था। अन्नपूर्णा वर्ल्ड ऑफ फूड इंडिया के 13वें संस्करण का 2017-18 के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश था? तो यह अपना भारत देश है, दूध का सबसे बड़ा उत्पादक। आए थे अगला प्रश्न लोग, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है? तो यह है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम जो है यह प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है? तो विजुअल बेसिक जो है यह एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर के संदर्भ में जिस तरीके से कोई विरोधी सिस्टम में प्रवेश कर सकता है और संभावित रूप से उसे क्षति का कारण बन सकता है, उसे क्या कहा जाता है वह बताना आपको। तो इसका जो ऑप्शन ए है हमला सतह, अटैक सरफेस कहा जाता है उसे। अगला प्रश्न है सुरक्षा सेवाओं जैसे गोपनीयता, डेटा अखंडता, इकाई प्रमाणीकरण और डेटा मूल प्रमाणीकरण प्रदान करने के लिए गणितीय तकनीकों का उपयोग क्या कहलाता है? तो यह क्रिप्टोग्राफी कहलाता है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आए थे अगला प्रश्न लोग, उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए प्रयुक्त भूमि का प्रतिशत कितना है? तो यह 68.7% है उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए प्रयुक्त भूमि का। रामचरितमानस का कौन सा कांड सबसे छोटा है? यह जो है किष्किंधा कांड सबसे छोटा है, और सबसे बड़ा जो है वह बालकांड है। अगला प्रश्न है आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है आलू के उत्पादन में पूरे भारत में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में किछौछा दरगाह शरीफ स्थित है? तो यह अम्बेडकर नगर में स्थित है। आए थे अगला प्रश्न लोग, श्रीमती एन राजम का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तो यह वायलिन बजाती हैं। इलाहाबाद में किस वर्ष अगले अर्ध कुंभ का आयोजन किया जाना है? तो यह 2019 में हुआ था, जैसा कि आप लोग जानते हैं अर्ध कुंभ का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अवसर पर सोहर लोकगीत
का गायन किया जाता है? तो यह जो है बच्चे के जन्म पर सोहर लोकगीत का आयोजन किया जाता है। लठमार होली कहाँ का प्रसिद्ध है? तो यह बरसाना का प्रसिद्ध है लठमार होली। इसका जो ऑप्शन डी है वह ऑप्शन सी है वह सही है। आए थे अगला प्रश्न लोग। मिट्टी की बारात नामक कविता संग्रह के लेखक कौन है? तो यह शिव मंगल सिंह सुमन है जिन्होंने मिट्टी की बारात नामक कविता लिखी है। निम्नलिखित में से किस शहर में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है? तो यह आपके आगरा में स्थित है, सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो यह इलाहाबाद में सर्वाधिक जनसंख्या, आप लोग जानते ही हैं, जनगणना से क्वेश्चन आया हुआ है। चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? तो उसे जो है साला भोगा कहा, इसे जो है पल्लिछांदम कहा जाता है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। उस भूमि को पल्लिछांदम कहा जाता था। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए अगला प्रश्न लोग। किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? तो यह नींव गयासुद्दीन तुगलक ने रखी थी। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर के हुई थी? तो यह शाहजहां की मृत्यु जो है वह पुस्तकालय की सीढ़ियों से हुई थी। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी? तो इसे जो है शाहजहां ने की थी, मोर सिंहासन का निर्माण। अगला प्रश्न है, बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र है, वह प्रसिद्ध क्यों, वह आपको बताना है। तो इसका जो ऑप्शन बी है, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था बोध गया में। यह कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है यह प्रश्न, और वीडियो में भी पूछा गया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र की अध्यक्षता की थी? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बेलगांव में जो 1924 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें महात्मा गांधी ने इसकी अध्यक्षता की थी। जो कानपुर में हुआ था 1925 में, इसमें सरोजिनी नायडू ने की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, जेम्स रैमसे मैकडोनाल्ड ने की थी। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी? तो ये अल्फ्रेड पार्क आपका इलाहाबाद में, आप लोग जानते ही हैं। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए अगला प्रश्न लोग, निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? तो यह नर्मदा जो है यह अरब सागर में जाके मिलती है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए अगला प्रश्न लोग, भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह आपके कर्नाटक राज्य में स्थित है, भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में है, जनसंख्या घनत्व सबसे कम है भारत के। और सबसे मैक्सिमम कहाँ पे है? तो वह बिहार में है। अभी जेई 2016 जो पेपर हुआ था उसमें भी पूछा था सबसे मैक्सिमम डेंसिटी कहाँ पे है। डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में हुआ है? तो डेन्यूब की जो उत्पत्ति होती है वह जर्मनी में होती है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महाद्वीप अपना एशिया महाद्वीप है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आज तक अगला प्रश्न लो, चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो यह रवि नदी बनाया गया है चमेरा बांध। गैलेरस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो यह कोलंबिया का ज्वालामुखी है, गैलेरस ज्वालामुखी। थोसे घर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है? यह आपके महाराष्ट्र में स्थित है, थोसेघर वाटरफॉल। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी का अनुमानित प्रतिशत कितना है? इसमें पूछ रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में कितने प्रतिशत आबादी रहती है टोटल पृथ्वी पर रहने वालों जनसंख्या की। तो यह आपका लगभग 90% जनसंख्या जो है उत्तरी गोलार्ध में रहती है। श्री रामनाथ कोविंद भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? यह परीक्षा में आपके पूछा गया था। तो यह 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद भारत के।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 273 फर्स्ट के अनुसार पंचायतों के वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए वित्त आयोग का गठन कब किया जाता है? तो यह हर 5वें वर्ष के समाप्ति पर किया जाता है वित्त आयोग का गठन। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। तो अध्यादेश राष्ट्रपति जो है वह अनुच्छेद 123 के तहत करता है। इसका जो ऑप्शन ए सही है। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो राज्यसभा में जो मनोनीत सदस्यों की जो संख्या होती है वो 12 होती है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आइए अगला प्रश्न लो, को विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है? तो यह राज्यपाल के पास शक्ति होती है विधानसभा का सत्रावसान करने की। अगला प्रश्न है, प्रथम मोबाइल फ़ोन ओपन एक्सचेंज जोन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह आपके नोएडा में किया गया है प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन का उद्घाटन। 2018 के एटी किरनी FDI कॉन्फिडेंस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें जो भारत का स्थान है वह 11वां स्थान है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों RRB के पुनर्पूंजीकरण की योजना को कब तक का विस्तार दे दिया है? तो यह जो है 2020 तक का विस्तार दिया था केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को। आइए अगला प्रश्न लो, विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 29 जुलाई को मनाया जाता है विश्व बाघ दिवस। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। भारत का पहला वैश्विक गतिशीलता शिखर सम्मेलन ग्लोबल मोबिलिटी समिट कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया था भारत का पहला वैश्विक गतिशीलता शिखर सम्मेलन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सरकारों में से किसने सूर्य शक्ति किसान योजना का प्रारंभ किया है? तो यह गुजरात ने शुरू किया था सूर्य शक्ति किसान योजना को। आइए अगला प्रश्न लोग, हरियाणा सरकार द्वारा अपने पंचायतों को स्टार रैंकिंग देने के लिए शुरू की गई 7 सितारा ग्राम पंचायत इंद्रधनुष योजना कितने सामाजिक मानकों पर आधारित है? तो यह कुल जो है 7 मानकों पर आधारित है। 7 सितारा ग्राम पंचायत इंद्रधनुष योजना। इसकी जो PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप स्टडी फॉर एग्जाम में शेयर कर दूंगा, आप लोग वहाँ से लेकर इसको देख लीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।